हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो हमने शुरू करी है महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज। तो इसमें हम टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। और इसमें इसी पूरी सीरीज में हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें नियम अधिनियम और अधिकार वाला जो एक टॉपिक है हमारी महिला पर्यवेक्षक भर्ती का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई सारे नियम और अधिनियम जो कि एक्ट हैं और नियम है, अधिकार है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लगभग आपके 8-10 नंबर के क्वेश्चन तो इस पूरे टॉपिक से आएंगे ही आएंगे। तो इससे संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, वो हम इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक माहेश्वरी, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के, तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होने वाले हैं इस टॉपिक के, नियम अधिनियम और अधिकार वाले टॉपिक। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं यहाँ पर, कि सती समिति रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। सती समिति रोकथाम अधिनियम यहाँ पर हमें देखना है किस वर्ष में पारित हुआ। तो इस पूरे में बहुत सारे एक्ट हैं इस पूरे टॉपिक में। तो सारे जितने भी एक्ट है ना, उनके ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ईयर में कौन सा अधिनियम पारित हुआ, कौन सा कानून पारित हुआ। ठीक है? तो सती रोक समिति रोकथाम अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्ट है। सती जो सिस्टम था उसको रोकने के लिए, सती प्रैक्टिस को रोकने के लिए। तो यह अधिनियम कौन से वर्ष में पारित हुआ, यह हमें यहाँ पर देखना। 1987, 1988, 89 या फिर 90। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, 1988। 1988 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सती समिति रोकथाम अधिनियम 1988 में पारित हुआ था। तो एक्चुअली इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये जो अधिनियम है, पहले ये राजस्थान गवर्नमेंट ने ये अधिनियम बनाया था, एक्ट बनाया था। पहले ये राजस्थान में पास हुआ था 1987 में। सती प्रैक्टिस जो होती है, सती प्रथा जो होती है, उसको रोकने के लिए राजस्थान में एक कानून बना था। लेकिन बाद में फिर इसको पूरे भारत में लागू कर दिया, भारत की संसद ने इसको पास किया। तो 1988 में इसको भारत की संसद के द्वारा पारित करके पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। इसलिए 1988 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि हम यहाँ पे पूरे भारत की बात हो रही है। अगर स्पेसिफिकली राजस्थान मेंशन होता या फिर सबसे पहले कहाँ पर पास हुआ था, तो राजस्थान करेक्ट आंसर होता। लेकिन यहाँ पर 1988 पूरे भारत में पास हो गया, इसलिए 1988 करेक्ट है। तो इस एक्ट से सती प्रथा पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया था। जैसे इससे पहले अंग्रेजों के समय में भी 1829 में कानून पास हुआ था जिसमें सती प्रैक्टिस को बैन कर दिया था। तो वो, और इसके बाद फिर से एक नया कानून बनाया 1988 में, जिसमें सती प्रथा को पूरी तरीके से बैन कर दिया। तो इसमें कोई भी महिला या तो अपनी मर्जी से या फिर जबरदस्ती तरीके से, किसी भी तरीके से सती प्रथा को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सती एक्ट से संबंधित एक और है, सती समिति रोकथाम अधिनियम। इसी से संबंधित है, 1987। तो यहाँ पर 1987 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो अधिनियम है ना, ये 1987 का था। लेकिन पास कब हुआ, पारित कब हुआ, तो वो 1988 में पारित हुआ। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो सती कौन कौन सी महिला यहाँ पर मानी जाती है जिसको बंद कर दिया है, जिसको बैन कर दिया है। तो ऐसी महिला जो अपने मृतक संबंधी की ध्येय के साथ स्वेच्छा पूर्वक जला दिया जा रहा हो, जो अपनी मर्जी से सती बनने जा रही हो। ऐसी महिला जो मृतक पति की ध्येय के साथ जबरदस्ती जला दिया रहा हो, जिसे फोर्सफुली जबरदस्ती जला दिया जा रहा हो। तो दोनों, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो उपरोक्त दोनों है। दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर सती प्रैक्टिस को बैन कर दिया, और दोनों ही चीजों को सती प्रैक्टिस माना है। अगर कोई महिला अपनी मर्जी से या फिर जबरदस्ती अगर सती प्रथा को मान रही है, पालन कर रही है, तो इच्छापूर्वक जला रहे हैं या फिर जबरदस्ती जला रहे हैं, तो सब यहाँ पे पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इससे दोनों यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, जो राइट राइट टू एजुकेशन है, जिसको आरटीई एक्ट भी कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये कौन से वर्ष में पारित किया गया था, ये यहाँ पर हमें बताना है। तो अगेन ये वर्ष का एक सवाल है, कौन से साल में ये विधेयक पास हुआ, तो कौन से ईयर में कौन सा विधेयक पास हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सारे विधेयक यहाँ पे ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। तो कौन सी ईयर में पास हुआ था राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2008, 2009, 2010, 2011। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम अगर देखें आरटी का, तो करेक्ट आंसर है 2009। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का विधेयक पास हो गया था। और ये लागू कब हुआ था, तो लागू अगर हम होने की बात करें, तो लागू हुआ था ये 1 अप्रैल 2010।
ठीक है, लागू हुआ था ये 2010 से, लेकिन ये पास कब हो गया? तो पास हो गया था ये 2009 में ही पास हो गया था, 2010 में लागू हुआ। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान देख लेते हैं कि इसमें क्या था। तो इसमें शिक्षा को एक कानूनी अधिकार दे दिया गया है। 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की इसमें सुविधा दी गई है। निःशुल्क शिक्षा है, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और अनिवार्य शिक्षा है सभी बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया है। तो 1 से 8 तक की क्लास तक की जो शिक्षा है उसको पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया। ठीक है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें 25% जो सीट है प्राइवेट स्कूल्स की, वो जो इकोनॉमिक पुअर जो है कैटेगरी से आते हैं उनके लिए, जो तो असमर्थ है फीस देने के लिए, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं उनके लिए यहाँ पे रिजर्व रहेगी। ठीक है, तो ये जिसको आरटी सीट्स भी कहते हैं, तो ये 25% सीट यहाँ पर रहेगी। 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी, और यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, क्वालिटी को सुधारने के लिए भी कई सारे इसमें चीज प्रावधान थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इस एक्ट से संबंधित ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कौन सा प्रतिबंधित है? तो ये जो अधिनियम अभी आपने देखा 2009 में पास हुआ था, इसमें कई सारी चीजें हैं। शिक्षा से संबंधित इसमें कई सारी चीजें हैं। शिक्षा को कैसे क्वालिटी उसमें इंप्रूव करना है, तो इसमें बहुत सारी चीजों को बैन भी कर दिया है, प्रतिबंधित भी कर दिया है। जैसे शारीरिक दंड, बच्चों की प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं, अगर कोई मतलब बच्चों को एडमिशन देने के लिए अगर बहुत उनकी डिटेल में जांच की जा रही है, बहुत उनकी एग्जाम ली जा रही है, और अगर उस बेसिस पे उनको मना कर दिया जा रहा है एडमिशन देने से, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इन दोनों चीजों को उसमें बैन कर दिया है। बच्चों को कोई भी शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, और बच्चों को किसी भी कारण से उनको प्रवेश देने से, एडमिशन एडमिट करने से स्कूल में मना नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी ऐसी प्रक्रिया हो रही है, जैसे स्कूल अपने हिसाब से टेस्ट तो ले सकता है, लेकिन अगर बहुत ही डिटेल में जाके उनको जांच की जा रही है और उस बेसिस पे अगर उनको मना कर रहे हैं, तो ऐसा इस नियम के अंतर्गत देखा जाए तो वो गलत है। नियम के अंतर्गत ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए दोनों चीजें यहाँ पर बैन है, प्रतिबंधित है, इसलिए ये दोनों उपरोक्त दोनों करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है इस टॉपिक में। तो 1956 में ये एक्ट बना था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट भी कहते हैं इसको। तो किस कौन से व्यक्तियों पर यह लागू होता है? अब हम देखते हैं जैसे कि ब्रह्म समाज के अनुयायी, एक व्यक्ति जो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जो कि महिलाओं को समान उत्तराधिकार के अधिनियम देता है संपत्ति में, प्रॉपर्टी में, तो यह अधिनियम हिंदू के अलावा, और हिंदू जो टर्म है, हिंदू जो शब्द है, वो उसमें किस किस को माना गया है? तो हिंदू शब्द में बहुत ही ज्यादा इसमें एक वाइड अप्रोच रखी गई है, बहुत सारी चीजों को माना गया है। जैसे हिंदू में जैसे जैन, बौद्ध, सिख, सिख धर्म फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म की जो अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे आर्य संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, और लिंगायत संप्रदाय, तो ये सारे संप्रदाय वो भी हिंदू में माने जाएंगे। कोई ऐसा अगर संप्रदाय, ये संप्रदाय और अगर ऐसा कहते हैं कि हमारा अलग संप्रदाय है, हम इस एक्ट को नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जैन, बौद्ध, सिख, आर्य संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय सभी हिंदू माने जाएंगे इस एक्ट के अंदर में, हिंदुओं की परिभाषा में, एक्ट के अंदर में। तो इसलिए दोनों यहाँ पर उपरोक्त दोनों करेक्ट आंसर हो। ठीक है, तो कौन इसमें नहीं आता है? तो जो बाकी के धर्म बचे, जैसे कि मुस्लिम, ईसाई हो गया, और जो बाकी के धर्म हो गए, वो इसमें नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगेन हम देखेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से संबंधित एक और क्वेश्चन। कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये हमें यहाँ पर देखना है, कौन सा गलत है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत बेटियां एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका का, एक भरण पोषण का, अपनी लाइफ चलाने के लिए अधिकार मांग सकती है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, मतलब वो पूर्ण तरीके से अपना अधिकार ले सकती है प्रॉपर्टी में, विरासत का अधिकार भी मिला है। तो क्या दोनों ये सही नहीं? हमें देखना है कौन से सही नहीं है, ठीक है, कौन से गलत है स्टेट। तो अगर हम 1956 वाले एक्ट की बात करें, तो जब ये एक्ट शुरू में पास हुआ था, तो उस समय जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो लड़की है, उसको सिर्फ जीविका का अधिकार दिया गया। ठीक है, कि वो अपने भरण पोषण के लिए मांग कर सकती है, तो सिर्फ जीविका का अधिकार दिया गया। लेकिन 2005 में इस एक्ट को अमेंड किया, इसमें संशोधन किया, और महिलाओं को, जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको पूरी तरीके से
लड़कों के बराबर का इसमें अधिकार दे दिया गया है, विरासत का, प्रॉपर्टी का बराबर का अधिकार दे दिया गया है। ये 2005 में संशोधन के द्वारा हो गया। तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है ना। पहले ओनली जीविका का अधिकार मांग कर सकते थे, लेकिन बाद में जब ये संशोधन हुआ, और संशोधन कब हुआ? 2005। उसके द्वारा पूरी तरीके से बराबरी का हक वहां पर दे दिया गया लड़के और लड़कियों को। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ पर देखना था कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो बताना है। यहाँ तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो इसलिए दोनों तो करेक्ट होगा नहीं, उपरोक्त तो दोनों भी करेक्ट नहीं होगा आंसर। तो डी वाला जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कि सारे स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें सही नहीं वाला ढूंढना। ये इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में, और इसको 2005 में इसको अमेंड कर दिया गया था। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। महिलाओं का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है, सेक्सुअल हेरेसमेंट को जो प्रोहिबिट करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था, महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न उसकी रोकथाम के लिए 2013 में एक अधिनियम लाया गया था। तो उससे संबंधित कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा सही विकल्प है वो देखना है। आंतरिक समिति में, जो आंतरिक समिति शिकायत समिति होती है, शिकायत समिति में कुल सदस्य संख्या कम से कम 5 है, ठीक है, ये यहाँ पर है। स्थानीय शिकायत समिति में कुल सदस्य संख्या 8 है। कार्यस्थल में खेलकूद संकुल शामिल नहीं है, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सही है वो हमें यहाँ पर देख, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सही स्टेटमेंट की बात करें, तो महिलाओं के सेक्सुअल हेरेसमेंट को रोकने के लिए जो अधिनियम बनाया गया था 2013 का, उसके अंतर्गत में कई सारी समितियां हैं, जैसे कि इंटरनल कमिटी है, लोकल कमिटी है। लोकल कमिटी जिले लेवल पर होती है। इंटरनल कमिटी जो है वो किसी संस्था की, किसी बॉडी की होती है। तो इस तरीके से आंतरिक समिति में कम से कम 5 सदस्य होते हैं, जो कि करेक्ट है। स्थानीय समिति में कम से कम यहाँ पर 8 नहीं होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। कार्यस्थल में खेलकूद संकुल शामिल नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि खेलकूद संकुल जो है वो भी शामिल होता है, आवास गृह भी इसमें शामिल होता है, उपरोक्त सभी। तो हमें यहाँ पर सही स्टेटमेंट देखना था, तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन वाला ए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 5 सदस्य होते हैं, ये सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। तो जितने भी एक्ट हैं उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर आपके लिए एक लेके आए हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि महिला संरक्षण अधिनियम, जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस से महिलाओं को प्रोटेक्ट करने का जो अधिनियम है 2005 में आया था, उसमें कौन सी घरेलू हिंसा की व्याख्या में नहीं आ सकती? कौन सी चीज में घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता है? बच्चा न होने के कारण अपमानित करना, दहेज के लिए जबरदस्ती करना और रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना, शारीरिक पीड़ा पीड़ा पहुंचाने की बार बार धमकी देना। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, उसके अंदर ये सारी चीजें आती है। अपमानित करना, हानि, उनको जब दहेज के लिए हानि पहुंचाना रिश्तेदारों को, महिलाओं को बार बार धमकी देना, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सारी चीजें उसके अंदर घरेलू हिंसा में आती है। घरेलू हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक, सब कुछ उसमें आता है। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर अब क्या होगा? कौन सी चीज नहीं आती है वो हमें देखना था, कौन सी व्याख्या नहीं आती है। तो ये तो तीनों इसके अंदर आती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि बाकी के तीनों जो है वो इसकी डेफिनेशन के अंदर आते हैं, घरेलू हिंसा की डेफिनेशन के अंदर। और ये 2005 में ये एक्ट बना था। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। महिलाओं का अभद्र चित्रण निषेध अधिनियम 1987 का अधिनियम है। इसमें संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो अभद्र चित्रण अधिनियम, जिससे महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है कि उनका गलत तरीके से उनको नहीं बता सकते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, टेलीविजन में, मूवी में, किसी भी तरीके से अगर महिला को गलत उनका बता रहे हैं, उनके ऊपर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, या फिर उनका गलत चित्रण किया जा रहा है, ठीक है, तो उस चीज को रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था 1987 में। तो इसके अंतर्गत कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें देखना है। यह अधिनियम है, यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है कि प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकती है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई। थोड़ा, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि पहला स्टेटमेंट देखें कि क्या यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है, तो यह अधिनियम पूरे भारत में लागू नहीं है।
यह अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू है। ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे भारत में लागू नहीं है। दूसरा, किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकता। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कई बार ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स हो गई या फिर ऐसी चीजें हो गई जो हमें पुरानी मूर्तियां वगैरह मिलती है। तो हो सकता है कि उसमें महिलाओं को कुछ गलत तरीके से बताया हो। ऐसी कई बार मूर्तियां मिल सकती है, ऐसी कई बार मूर्ति हो भी सकती है। तो क्या वो भी उसके अंतर्गत आ जाएगी क्या? तो वो भी अगर उसके अंतर्गत लेके आ जाएंगे तो फिर तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा, है ना? इसलिए इस चीज को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया। जो प्राचीन स्मारक में कोई एंशियंट टाइम पे कोई कोई मूर्ति वगैरह है, कोई बिल्डिंग वगैरह है, उसमें अगर गलत तरीके से चित्रण किया गया है महिलाओं का, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता। इसके अंतर्गत आज के टाइम में अगर किसी न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, टीवी में अगर महिला को गलत तरीके से चित्रण कर रहे हैं, तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत, उसको रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया। तो इसलिए बी वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि जो प्राचीन स्मारक में कोई महिला का चित्रण किया गया है, कोई मूर्ति है, कोई पेंटिंग है, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता। इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 1978 1978 के पूर्व संपत्ति का अधिकार, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता था? तो 1978 जो 1978 के पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था, एक मौलिक अधिकार था। आज के समय में एक मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि 1978 से पहले था। और फिर 1978 में हमारा जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, तो उसके तहत इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1978 में इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन से? तो 44वें संविधान संशोधन संशोधन से इसको हटा। तो उससे पहले की बात हो रही है। 1978 के पहले संपत्ति का जो अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था, वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता था? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर आता था? यह आता था 19(1) च के अंतर्गत। जो हमारे फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 19 है, उसमें अभी देखेंगे हम तो 6 हमको फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। 19वें जो आर्टिकल 19 है, उससे पहले एक 7 अधिकार होते थे। 1978 के पहले 7 अधिकार होते थे। और जो 7वां वाला जो था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया, तो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो पहले जो ये 19(1) के च वाले सेक्शन में आता था, और अभी इसको हटा दिया गया। तो ये 1978 में हटाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया है? बाल विवाह अधिनियम जो रोकथाम अधिनियम है, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, ये किस ईयर से लागू किया गया है? 2006, 7, 8, 9। तो बाल विवाह को रोकने के लिए जो अधिनियम बनाया गया था, वो बना था 2006 में। 2006 में ये अधिनियम लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और बाल विवाह अधिनियम, इसके बारे में हम कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल में देख लेते हैं कि जो 2006 का जो अधिनियम है, उसमें महिलाओं में बालक का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी उम्र पूरी नहीं हुई है। मतलब इसमें महिला में बालक किसको कहा गया? तो बाल विवाह अधिनियम की बात करें तो इसमें जो महिला है और जो पुरुष है, तो उनके लिए मिनिमम एज डिसाइड कर दी है कि इससे कम महिला की, इससे कम एज वाले पुरुष की शादी नहीं हो सकती। महिला के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है, जैसे कि हम जानते हैं, और पुरुष के लिए मिनिमम 21 ईयर। तो ये जो एज है, ये बाल विवाह अधिनियम 2006 के अंतर्गत ही रखी गई है, डिसाइड की गई है। तो महिला वह है, महिला से अगर 18 साल से कम है, तो वह उसमें बालक की कंडीशन में आएगी, चाइल्ड की कंडीशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 वर्ष। ठीक है, अगर पुरुष की बात करते हैं तो 21 वर्ष ये हो जाएगा। और ये इससे पहले जो अधिनियम था, जो भारत में चलता था, वो था शारदा अधिनियम। इसी को चेंज करके ये फिर नियम बनाया गया था। और शारदा अधिनियम बहुत पुराना था, 1929 के समय का ये अधिनियम था, शारदा अधिनियम, जो कि बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया था। फिर उसी में चेंज करके 2006 में बाल विवाह अधिनियम बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत? जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013, लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जनता को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। पे कौन कौन सी चीजें उनको कम प्राइस पे दी जाएगी, राशन के थ्रू दी जाएगी? तो चावल, गेहूं दाल, मोटा अनाज दाल चावल, या गेहूं चावल, या मोटा अनाज। यहाँ पर गेहूं चावल और मोटा अनाज, जो मोटा अनाज जैसे कि ज्वार बाजरा, ये सब चीजें, तो ये चीजें जो है फूड सिक्योरिटी में आती है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसलिए डी वाला करेक्ट आंसर।
और यह अधिनियम 2013 में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनैतिक दैहिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम ये किस वर्ष में पारित किया गया है? तो अनैतिक देह व्यापार जो रोकथाम अधिनियम था, ये कौन से वर्ष में पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1958 में। शायद ऑप्शन कुछ गलत लग रहे हैं। 1958 में। आप इसको एक बार चेक करिएगा। चेक करके अगर आप ये आंसर दूसरा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं, 1958 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक ही बार में कितने अधिनियम में संशोधन किया गया? तो एक्ट के साथ बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जो आपराधिक विधि अधिनियम था, संशोधन अधिनियम 2013, एक ही बार में 4 अधिनियम में संशोधन लाया गया। तो ये 4 आपको ध्यान रखना। बाकी इसमें कुछ और खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो हमने दहेज निषेध अधिनियम। ये दहेज निषेध अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए, दहेज की कुप्रथा को खत्म करने के लिए। तो ये अधिनियम किस वर्ष में लाया गया था? तो आप देख रहे हैं कि वर्ष से बहुत सारे क्वेश्चन था। तो कौन से वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 1961। 1961 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया था। इसमें दहेज को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। दहेज लेना और देना पूरी तरीके से इसमें बंद है, बैन है, प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, जो बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 था, जिसको शारदा अधिनियम भी कहते हैं। ये इसको शारदा अधिनियम भी कहते हैं, जो कि 1929 में बना था। और इसका स्थान किसने लिया? मतलब इसके बाद कौन सा एक्ट बना बाल विवाह को रोकने के लिए? तो अभी हमने देखा था कि इसके बाद बना था 2006 में। 2006 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम बना था, जिसमें महिला के लिए 18 साल और पुरुष के लिए 21 साल की एज डिसाइड करती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि विधि का उल्लंघन करने पर, यदि कानून का अगर उल्लंघन होता है, मतलब अगर कोई बालक कानून का उल्लंघन करता है, कानून तोड़ता है, कोई जुर्म जुर्म करता है, कोई क्राइम करता है, तो जब किसी बालक को, बालक कौन होता है? जो 18 साल से कम है, अगर उसको पुलिस पकड़ती है, तो निम्न में से किसके प्रभार में सौंपा जाएगा? तो बालकों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल कंडीशन रखी गई है। नॉर्मल तरीके से उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि बाकी किसी व्यक्ति को कर रहे हैं, नॉर्मल व्यक्ति को कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे को पुलिस पकड़ती है किसी भी क्राइम में, तो उसको किसके प्रभार में सौंपा जाएगा? तो उसको सौंपा जाएगा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होते हैं, जो स्पेशली इन्हीं चीजों के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, बालकों के लिए, बच्चों के लिए। तो उनके प्रभार में इनको सौंपा जाएगा, ताकि उन्हें बाकी जो क्रिमिनल से या फिर बाकी जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, उनसे अलग रखा जाए। ठीक है, उनको उनको क्रिमिनल नहीं मानेंगे, उनका काउंसलिंग की जाएगी, उनका को समझा जाएगा, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, और उस तरीके से फिर जो है उनको हैंडल किया जाएगा। तो उनके लिए पूरी एक अलग प्रोसेस है। किशोर न्यायालय होते हैं, वहां पे अलग तरीके से प्रोसेस होती है पूरी। तो जो अरेस्ट जो करते हैं, वो भी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी अरेस्ट करेगा, नॉर्मल पुलिस नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का जो लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, तो पॉस्को एक्ट भी कहते हैं हम, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस। तो यह अधिनियम जो है किस वर्ष में पारित किया गया था? तो पॉक्सो यहाँ पर एक्ट है, सॉरी, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये जो एक्ट है, ये कौन से वर्ष में पारित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक्ट है। तो ये पारित किया गया था 2012 में। 2012 में पॉक्सो एक्ट लाया गया था, बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से संबंधित है। बेटियों को एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका मांगने का अधिकार है। संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट हमने देख लिया ऑलरेडी। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जिन बेटियों के पिता की मृत्यु सितंबर 9 2005 से पूर्व हुई है, वह संशोधन द्वारा प्रदान की गए अधिकार के प्रयोज्य नहीं है। अब यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कहानी है। तो एक्चुअली ये जो एक्ट है, ये 1956 में आया था। ठीक है, 1956 में पहले ये एक्ट आया में जो लड़की है, जो बेटियां हैं, उनको जीविका के अधिकार दे दिए गए। ठीक है, कि वो जीविका के भरण पोषण के लिए मांग सकते हैं, अधिकार दे दिए गए। उसके बाद जब संशोधन हुआ इसका, तो 1956 वाले एक्ट का संशोधन कब हुआ? 2005 में हुआ। और इसमें यह अधिकार दिया कि नहीं, जीविका नहीं, पूरा बराबरी का अधिकार यहाँ पर दिया जाएगा लड़के और लड़कियों के बीच में, बेटे और बेटियों के बीच में
पूरी तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्टी में बराबर थी। ठीक है, तो 2005 में डिसाइड हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ये डिसीजन दिया कि ये जो 2005 वाला संशोधन अधिनियम था ना, तो अगर कोई मैटर मान लो, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अगर कोई ऐसा इशू चल रहा है, तो 2005 के पहले का अगर कोई मैटर है ना, तो वो इसमें एक्ट में नहीं आएगा। मतलब अगर 2005 के पहले का अगर कोई डिस्प्यूट है परिवार में प्रॉपर्टी के का, तो उस वो 2005 के पहले का अगर कोई मैटर है, तो उसमें पूरी तरीके से बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। 2000, क्योंकि संशोधन 2005 में हुआ है, तो 2005 के बाद अगर कोई अगर डिस्प्यूट है, कोई मैटर है, तो वहां पर बराबरी का अधिकार है। और ये डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में। तो इसलिए यहाँ पर सी वाला जो स्टेटमेंट है ना, हमें यहाँ पर ढूंढना था, सही नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सी वाला स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि 2010 बोला है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 2005 के पूर्व अगर बेटियों के पिता की अगर डेथ हो जाती है, तो वो वो उनको अधिकार नहीं मिलेगा, बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा 2005 के पहले। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा। ठीक है, इसलिए सी वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 हमने देखा था, 1961 में आया है दहेज रोकथाम अधिनियम, निषेध अधिनियम। कौन सा दहेज में गिना जाएगा, कौन सी चीज दहेज में आएगी? मान लीजिए दुल्हन के माता पिता अगर दुल्हे के लिए कोई डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से कोई अगर चीज दे रहे हैं, संपत्ति दे रहे हैं, या फिर देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। अगर दुल्हे के माता पिता दुल्हन को अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है, अगर कोई संपत्ति दे रहे हैं, मूल्यवान कोई चीज दे रहे हैं, या फिर देने की प्रॉमिस कर रहे हैं, राजी हो गए हैं, तो दोनों चीज इसमें दहेज के अंतर्गत आती है। इसे दोनों यहाँ पर सही है, या तो दुल्हन की तरफ से या फिर दूल्हे की तरफ से, दोनों तरफ से अगर कुछ लेन देन हो रहा है, तो दोनों चीज यहाँ पर दहेज में आएगा। तो इसलिए दोनों यहाँ पर बैन है, दोनों प्रतिबंध, इसलिए दोनों करेक्ट है, इसके ऊपर तो दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार किस वर्ष में बनाया गया? ठीक है, ध्यान से ये क्वेश्चन को देखिएगा। मौलिक अधिकार किस वर्ष में बनाया गया? 2008, 2009, 2010 या 2000? तो किस वर्ष में इसको अधिकार बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर वैसे यहाँ पर 2009 होना चाहिए। 2009 में, क्योंकि आरटी एक्ट 2009 में पास हुआ था। ठीक है, बट ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2010 में। 2010 में ये लागू हुआ, तो इसलिए 2010 भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, अब एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आंसर जो प्रीवियस ईयर माना गया था वो 2010 माना गया था। प्रीवियस ईयर जब एग्जाम हुई थी, 2017 में जब एग्जाम हुई थी, तो 2000, तो आंसर जो था, करेक्ट आंसर 2010 माना था। एमपीपी जो हमारा कर्मचारी चयन मंडल है, उसमें 2010 करेक्ट आंसर। तो इसलिए 2010 हम यहाँ पे आंसर देखेंगे, क्योंकि दो इसको अधिकार को लागू किया गया था तभी ये बना था। लेकिन पास कब हुआ था अगर ऐसा आता है, तो 2009 में पास। तो ये थोड़ा सा हो जाता है अगर वर्ड के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में आया है। ईयर यहाँ पर अगेन इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष तक के जो दिव्यांग हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कंपलसरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो के लिए स्पेशल है दिव्यांग के लिए कि 18 साल तक के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। जैसे हमने आरटी एक्ट में देखा था ना, कि आरटी एक्ट में 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम है, उसके अंतर्गत में 18 साल तक के जो ऐसे बच्चे हैं जो दिव्यांग है, उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम सरकार द्वारा कब संशोधन इसमें किया गया था? तो इसका संशोधन कब किया गया था, ये हमें यहाँ पर बताना है। संशोधन हुआ था अक्टूबर 2006 में, चेंजेस हुए। बाकी इसमें कुछ खास और इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम से संबंधित है। शारदा अधिनियम किस चीज से संबंधित है? ऑलरेडी हम ये चीज देख चुके हैं। विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, अंतरजातीय विवाह या बहुविवाह। तो शारदा अधिनियम जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। 1929 में यह अधिनियम आया था, जिसमें बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाया गया। तो ये बाल विवाह से रोकथाम। तो ये कुछ हमने क्वेश्चंस देखे नियम, अधिनियम और कानून से संबंधित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक के जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो पूरे मैंने वीडियोस बना दिए हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स महिला पर्यवेक्षक भर्ती से संबंधित मिलती रहेगी। थैंक यू।